ओके, रिकॉर्डिंग तो है ऑन। चलो, अब हम अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स में। फर्स्ट चैप्टर में तो हमने किस बारे में बात करी थी? हमने बात कर ली थी चार्ज के बारे में, चार्ज प्रॉपर्टीज के बारे में, और बात हो गई थी हमारी किसको लेकर के, मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हमने बात हो गई थी। अब हम लोग इस चैप्टर का मेन जो नया एस्पेक्ट है उसके बारे में बात करेंगे, और हमारा अगला जो टॉपिक है दैट इज कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कूलम्स लॉ जो है वो आपके इलेक्ट्रोस्टैट्स का और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, आप ये मान लीजिए कि ये फंडामेंटल लॉ है। यहां से सारी कहानी स्टार्ट होती है इस लॉ के बाद से, कि किस तरीके से दो चार्ज आपस में इंटरेक्ट करते हैं। देखो, मान लीजिए कि आपके पास एक चार्ज Q1 यहां रखा है और दूसरा चार्ज Q2 यहां रखा है, और इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी r है। ठीक है, तो कूलम ने किस बारे में बात करी थी? कूलम ने बात करी थी इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, कि देखो अब जब मान लीजिए दोनों चार्ज है, अगर ये प्लस का चार्ज है और ये भी प्लस का है, तो भाई अब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और अगर ये रिपेल करेंगे तो फोर्स किधर लगेगी? अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि जो हमारा टू चार्ज है उसके ऊपर फोर्स इधर लगेगी और वन के ऊपर फोर्स इधर लगेगी। ये हमारी डायरेक्शन आएगी। तो कूलम ने ये जो फोर्स यहां क्रिएट हो रही है ना इन दोनों चार्जेस के बीच में, उसने इस फोर्स के बारे में बताया, इसका मैग्नीट्यूड के बारे में बताया, और अगर हम इसके वेक्टर फॉर्म में बात कर दें तो इसके हमारे को पता लग जाता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगा और कैसे होगा। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले ये देखो, तो कूलम के अकॉर्डिंग क्या होता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, ओके, बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज फर्स्ट। अब मैं इस लॉ के बारे में बात करते हैं। तो जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, यानी कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है दो पॉइंट चार्ज के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, ओके, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। क्लियर? तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भाई देखो ये है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है Fe वो प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो 1/r² के। तो अब यानी कि मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर लिखूंगा तो फॉर्मूला बन जाएगा Q1 Q2/r²। ठीक है, इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि जब कोई कांस्टेंट आता है तो प्रोपोर्शनलिटी इक्वलिटी में कन्वर्ट हो जाती है, और वो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको हम k से रिप्रेजेंट करते हैं, और फॉर्मूला हो गया Q1 Q2/r²। ये जो Q है इसका नाम है कूलम कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट। क्लियर? तो ये वाली बात हो गई हमारी, k है कूलम कांस्टेंट। इस k की वैल्यू क्या होती है और ये k किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? देखो, k डिपेंड ऑन, इट डिपेंड ऑन मीडियम बिटवीन बोथ चार्जेस। ठीक है, ये किस पर डिपेंड करता है? मीडियम। किस पर? दोनों चार्जेस के बीच में। मीडियम का मतलब क्या होता है? माध्यम। माध्यम का मतलब कि उन दोनों चार्ज के बीच में क्या है? वैक्यूम है, एयर है, या कुछ और है। कुछ और का मतलब
कागज हो सकता है, पेपर हो सकता है, पानी हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको हम लोग मीडियम बोलते हैं। तो अब हमारे को समझ में आ गया कि ये जो कूलम कांस्टेंट है ये डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर, ठीक है। तो मीडियम प्रॉपर्टी हम लोग जो है यहां पर डालते हैं। तो जो के है, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलन। क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलन। देखो ये जो साइन मैंने बनाया है ना, ये ऐसा नहीं है ना, ये ऐसा है, ये दोनों नहीं है। ये कैसा है? पहले सी बनाओ और फिर यहां से ऐसे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं EPSILON। ये क्या है? एप्सिलन, ठीक है। एप्सिलन क्या होता है? एप्सिलन तो होता है परमिटिविटी। परमिटिविटी, इसका नाम है परमिटिविटी। एप्सिलन ये सिंबल का नाम है और परमिटिविटी प्रॉपर्टी का नाम है। दो बातें हैं, याद रखना। एप्सिलन क्या है? सिंबल नेम, सिंबल है। और परमिटिविटी क्या है? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ये मीडियम की प्रॉपर्टी है। यानी कि ये जो परमिटिविटी है ये हमारे को क्या बता रही है? परमिटिविटी हमारे को ये बताती है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो उस मीडियम से कितनी इजीली उसमें से क्रॉस कर रही है, या कितना इजीली वो उसको पेनेट्रेट करके या उसको भेद के उसको जो है जा पा रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ओके, अगर ये प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम है तो आप एक बात समझ लीजिए कि परमिटिविटी को अगर हम डिफाइन करें तो क्या होगा? इट इज एक्सटेंट अप टू विच इलेक्ट्रिक line of force can pass through a medium. ओके, ये क्या होता है? इट इज द एक्सटेंट अप टू विच इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन पास थ्रू अ मीडियम। इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो मीडियम है उसमें से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किस हद तक उसको आर पार या उसके पार जा पा रही है, ठीक है। यानी कि उसको क्रॉस कर पा रही है, किस हद तक। अगर कंप्लीट कर रही है तो ठीक है, नहीं कर रही है तो कितना नहीं कर रही है, कितना कम हो रही है, क्योंकि कम ही होगा। कोई मीडियम आएगा तो उससे ये जो लाइन ऑफ फोर्स है ये घटती ही है, ठीक है। तो अब जो एप्सिलन होता है, एप्सिलन ये होता है एप्सिलन नॉट इंटू एप्सिलन आर का प्रोडक्ट। क्या होता है? एप्सिलन परमिटिविटी। यानी कि परमिटिविटी जो है वो होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी मल्टीप्लाई रिलेटिव परमिटिविटी। दो वैल्यू होती हैं। क्या होता है? एब्सोल्यूट इंटू रिलेटिव, ठीक है। एब्सोल्यूट इंटू रिलेटिव यानी कि ये तो हो गई हमारी भाई परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। दो बातें हो गई। अब देखो एब्सोल्यूट परमिटिविटी का मतलब क्या है और रिलेटिव का क्या है। अब इस बारे में हम लोग जो है इसको आगे क्लियर करते हैं। तो अभी मैंने पूरा इसको लिखा है। आप पहले तो भाई देखो, इसको समझने के लिए पहले वीडियो को पॉज करो। सबसे बढ़िया तरीका देखो मैं आपको बता रहा हूं पढ़ने का क्या है। एक शांत जगह बैठो। शांत जगह बैठने के बाद आपके हेडफोन आपके पास होने चाहिए और हेडफोन के साथ में आपकी नोटबुक पेन आपके सामने, आपके साथ स्क्रीन आपकी फुल होनी चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो मैं बोल रहा हूं और जैसे जैसे आपको मेरी बात समझ आ रही है वैसे वैसे उसको नोट करते जाओ। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है तो वीडियो की स्पीड कम कर लो। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत स्लो बोल रहा हूं तो आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड को तेज भी कर सकते हो। तो ऐसा तो है नहीं कि आप अपनी स्पीड को वेरी नहीं कर सकते। ये तो फैसिलिटी है या नहीं है भाई? है, बिल्कुल है। दूसरी बात और क्या फायदा हो सकता है कि अब जैसे मैंने ये लिख दिया तो आप इस पूरे को अपनी नोटबुक में लिखो। इसको नोट करना है आपने।
ये नहीं है कि बस हाँ वीडियो देख लिया और हो गया। देखो वीडियो देखने से ये कोई एंटरटेनिंग वीडियो तो है नहीं कि आपको जो है सब पता लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये आपको क्लासरूम की तरह ही पढ़ना पड़ेगा ना। क्यों पढ़ना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल। तो अब समझ आने के लिए तरीका क्या है? देखो तरीका वही है जो पढ़ने का तरीका है, बस फर्क इतना है कि आप पहले क्या होता था, आप क्लासरूम में बैठे हो, अब क्या है कि आप घर में बैठे हो, लेकिन टीचर तो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है ना। अब तरीका तो वही रहेगा, आपकी कॉपी रहेगी, आपका पेन हाथ में रहेगा और उसको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको वीडियो को पॉज करके लिखना। अब मैं आगे चलता हूं इससे, और मैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, उन दोनों बातों को आगे लेके चल रहा हूं। ठीक है, अब बात को समझना क्या है। अब देखो यहां पर अगर हम देखें तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव, अब देखो एयर होता है, सबसे पहले तो क्या होगा, एयर, या फिर क्या होगा, वैक्यूम। ठीक है, दो होगा, या तो एयर एयर होगा या वैक्यूम होगा। उन दोनों के केस में जो रिलेटिव रिलेटिव परमिटिविटी है उसकी वैल्यू 1 होती है। रिलेटिव परमिटिविटी एयर के लिए और वैक्यूम के लिए 1 होती है। अगर ये उस फॉर्मूले में आप देखो, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, उस फॉर्मूले में अगर आप देखो तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 हो चुकी है। अब किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज रह जाएगा। तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या बन गई, एप्सिलॉन नॉट। क्या बन गई, एप्सिलॉन नॉट बन गई ना। अब फॉर्मूला क्या था हमारा, जो कूलम कांस्टेंट था के, वो के क्या था, वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन। यानी कि अब ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। क्योंकि मैं सबसे पहले एयर मीडियम को ले रहा हूं, इस वैल्यू को मैंने 1 रख दिया। अगर ये 1 हो गया तो ये वाली वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ये वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, अब यहां पर दो बातें हैं, 4 पाई है और एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास बन गया। और इसकी जो वैल्यू होती है ना, मैथमेटिकल वैल्यू जो एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट करी गई है, वो वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। 9 इंटू, यानी कि अगर न्यूमेरिकल में आपको जब वैल्यू पुट करनी है तो के का मतलब है 9 इंटू 10⁹ 9 गुणा 10⁹ 9, यानी कि 9 के बाद 9 जीरो, क्या 9 के बाद 9 जीरो, ये आपको याद रखना है, 9 इंटू 10⁻⁹ अब यहां पर अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा सा इसको ना डेप्थ में लेके जाता हूं, क्योंकि न्यूमेरिकल में और आजकल का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है ना एनईपी का, उसमें इन सब बातों के ऊपर है ना बड़े क्वेश्चन आते हैं। देखो थोड़ा सा मैं आपको एनईपी के बारे में बता दूं बेटा। एनईपी क्या है कि पहले क्या होता था कि फिजिक्स के पेपर में ना क्वेश्चन आते थे, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द गिवन स्टेटमेंट, या कोई भी आपको डेरिवेशन दे देंगे, जिसको आप लोग डेरिवेशन के नाम से जानते हो, वो पहले डेरिवेशन बन के आती थी। ठीक है ना, ड्राइव एन एक्सप्रेशन, एस्टेब्लिश एन रिलेशनशिप, इस तरीके के क्वेश्चन होते थे। फिर होते थे न्यूमेरिकल पोर्शन, यानी कि क्या होता था कि कोई फॉर्मूला है, उसके पैरामीटर्स वैल्यूज दे दी और आपसे पूछ लिया कि भाई बताओ ये वाली वैल्यू कैसे आएगी। तो अब इनको बोलते थे डेरिवेशन और न्यूमेरिकल। ठीक है, फिर उसके साथ में पेपर आता था एनईपी से पहले कि डायरेक्ट आपसे कोई सिद्धांत पूछ लिया, सिद्धांत मतलब कोई प्रिंसिपल पूछ लिया, कोई लॉ पूछ लिया, मान लीजिए कूलम्स लॉ ही आपसे पूछ लिया। ठीक है, लेकिन अब एनईपी आ गया है। एनईपी में आपसे डायरेक्ट सवाल नहीं पूछे जाएंगे, ना के बराबर होंगे। पूरे पेपर को अगर आप एनालिसिस करोगे तो ना के बराबर ऐसे सवाल होंगे। ऐसे सवाल अगर आप एनईपी में देखोगे तो आपने 2000 जो अभी इस साल का 25 का जो पेपर हुआ है और 24 का जो पेपर हुआ है, हर कोई ये कह रहा है कि फिजिक्स का पेपर यार बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है यार, हम तो बहुत, मतलब आप अभी जो जो बच्चे 12th में वो अपने सीनियर से पूछ के देखें तो उन सबको यही पता लगेगा कि पेपर बहुत मुश्किल है। लेकिन बेटा सच बात यह कि वो पेपर मुश्किल थे ही नहीं। सारे यूट्यूब के ऊपर भी यही मचा पड़ा था, और मैं आपको सही बताऊं तो मेरा यूट्यूब पे आने का भी लॉजिक यही है। लॉजिक तो क्या है, इंस्पिरेशन है बेसिकली, कि यार किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कोई कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, सब जो है इधर उधर परेशान हो रहे हैं, ना किसी को समझ में आ रहा है कि करना क्या है, ना किसी को ये पता लग रहा पढ़ना क्या है।
तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं कंट्रीब्यूट करूं इस देश के छात्रों के लिए, और मैं क्यों ना अपना एक जो है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी नॉलेज है, वो मैं सबके साथ शेयर करूं। इस चैनल की खासियत बेटा बात यह है कि यहां पर सब कुछ आपको फ्री होगा। मेरे हैंड रिटन नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर फ्री डाल दूंगा, फ्री आएंगे, मेरी हैंड राइटिंग में आएंगे। और जो है मेरे वीडियो जो है वो पर भी ओपन टू पब्लिक है, सभी के लिए है। ना ही मेरा अभी तक एज सच कोई मेरा कोई पेड प्लेटफॉर्म है, कहीं कुछ नहीं है। जो मेरे पास है सब सारा का सारा फ्री है, ठीक है। और ये याद रखना कि एनईपी में जो है वो सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो अब डायरेक्ट नहीं आएंगे, क्वेश्चन आएंगे कॉन्सेप्चुअलाइज्ड वे से। हालांकि मैं इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बाद में बात करूंगा, एक अलग से वीडियो में लेके आऊंगा, उस वीडियो को देखना जरूर, जब आपको समझ में आ जाएगा कि एनईपी है क्या है। मैं एनईपी के ऊपर बहुत डिटेल का एक वीडियो लेके आऊंगा, 10-12 मिनट का होगा, उसको आप लोग देखना और उसको समझना। खैर अभी मैं मुद्दे पे बात करता हूं अपने। तो यहां पर देखो बेटा, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो बेटा 1/4 पाई, ये जो 4 पाई है ना, ये भी आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है। और ये इंफॉर्मेशन पता क्या है, कि जो चार्ज है ना वो स्फेरिकल नेचर का है। अगर ये स्फेरिकल नेचर का है ना, तो ये भी स्फेरिकल है, तो इनके बीच की जो फोर्स है ना वो 4 पाई के फैक्टर से घटती बढ़ती है ऐसे। क्योंकि अगर इससे फोर्स जाएगी तो ऐसे जाएगी, ऐसे 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 ऐसे, ये कोई भी दिशा हो सकती है, ठीक है ना। यानी कि आप ये मान के चलो कि स्फीयर से, ठीक है ना, स्फीयर यानी कि एक बॉल, जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे अब डिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, जो सरफेस एरिया है वो 4 पाई के फैक्टर से बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये है एप्सिलॉन नॉट, ये तो मीडियम के बारे में बात कर रहा है कि भैया मीडियम क्या है, कि माध्यम क्या है, दोनों चार्ज के बीच में क्या है, हवा है, पानी है, आग है। आग से तो खैर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ हवा से और पानी से दोनों से फर्क पड़ेगा। हवा की जब वैल्यू होगी तो मैक्सिमम आएगी, और पानी की जब आएगी तो 80 गुना फोर्स घट जाएगी। ये बात इंटरेस्टिंग है ना। क्या, अगर मान लो ये दो चार्ज है और इन दोनों चार्ज के बीच में मैंने पानी ला दिया, यहां पर इतने हिस्से में पानी है या पूरे के पूरे में पानी है, फर्क नहीं पड़ता, बस इनके बीच में पानी होना चाहिए। आपको एक बात बताऊं कि इनकी जो फोर्स है ना वो 80 गुना घट जाएगी हवा के कंपैरेटिव। तो उस बात का हिसाब किताब किससे होता है, इस एप्सिलॉन से होता है, जो कि एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू। तो अब यहां से अगर मैं इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूं तो कूलम्ब्स लॉ कैसे क्रिएट हो गया, 9 × 10⁹9 × Q1 × Q2/r²। अब ये जो भी आप अगर फोर्स रखेंगे तो वैल्यू आपको समझ में आ जाएगी कि आंसर न्यूटन में ही आएगा। जैसे कि अब मैं आपको एक एनालिसिस देता हूं। एनालिसिस क्या है, मान लो कि दो चार्ज हैं, यहां पर ये एक चार्ज है, एक कूलम का चार्ज यहां रखा है, एक कूलम चार्ज यहां रखा है, और दोनों के बीच में दूरी 1 मीटर है। अब भाई 1 मीटर क्या होता है, देखो बेटा, मुझे तो आप देखो पैरामीटर्स होते हैं, मेरे इस शोल्डर से और मेरे इस हैंड टिप तक ये मैंने मेजर कर रखा है, ये पूरा का पूरा 1 मीटर डिस्टेंस है। तो मैं तो आपको ये बताऊंगा कि ये 100 सेंटीमीटर के एग्जैक्ट 100 सेंटीमीटर 1 मीटर, तो अब आपको अप्रोक्सीमेट अंदाजा हो जाएगा कि 1 मीटर है कितना, ठीक है। तो 1 मीटर की दूरी पर अगर एक कूलम के दो चार्ज रखे हो तो बेटा उनके बीच में जो फोर्स है ना वो 9 × 10⁹ न्यूटन के मैग्नीट्यूड पर ही मिलेगी। 9 × 10⁹ ठीक है। अब आप समझ लो कि ये कितना होगा, 9 के बाद 9 जीरो लगाओ, 2 4 6 और 3 9, कितना हो गया भाई, ये कितना हो गया, 900 लाख न्यूटन हो गया। कितना हो गया, 900 लाख न्यूटन। आप मान के समझ लो कि एक कूलम चार्ज अगर 1 मीटर की दूरी पर दो रखे हो तो उनके बीच की जो फोर्स है वो 900 लाख न्यूटन होती है। और 900 लाख न्यूटन जो है ना वो बहुत ज्यादा मास हो जाता है और बहुत ज्यादा वेट भी हो जाता है। ये बात तो समझते हो, आपको बहुत ज्यादा फोर्स होती है ये।
ठीक है ना, क्योंकि मैं मास की टर्म्स में बात कर रहा था इसलिए मेरे मुंह से मास वर्ड निकला है, क्योंकि W बराबर mg होता है। अगर मैं जी को कांस्टेंट कर दूं तो वेट मेरा मास के टर्म्स में आ जाएगा। तो आप ये मत सोचना कि इसमें ये बात कैसे कर दी, इंटर कन्वर्जन फैक्टर्स है। ठीक है, तो ये तो मैंने बात कर दी कि भाई न्यूटन का क्या होगा और फोर्स का कैलकुलेशन कैसे होगा। अब चलो इससे थोड़ा सा और आगे मैं आपको इस बात को ना थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग मोड में लेके चलता हूं। देखो, जब मीडियम एयर है तो फॉर्मूला बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। और अगर मान लीजिए कि कोई मीडियम है, कोई मीडियम है, मीडियम का मतलब मैं मीडियम वर्ड से क्या कह रहा हूं यहां पर, पानी, कागज, प्लास्टिक, रबड़, कुछ भी कह रहा हूं मैं, उसका नाम मैं मीडियम रख रहा हूं, क्योंकि ना तो मैं स्पेसिफाई कर रहा कि कागज ही रखा है, ना मैं स्पेसिफाई कर रहा कि पानी ही है, ना मैं कह रहा कि प्लास्टिक है, ना मैं कह रहा रबड़। मैंने उन सब को कलेक्टिवली क्या नाम दे दिया, मीडियम। और एयर को तो मैंने अलग सेपरेट कर लिया। तो मीडियम की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2/r²। अब इन दोनों को डिवाइड करके देखो यार, F m/F a कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो। जब अगर आप इनको डिवाइड करोगे, ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आ जाएगी 1/एप्सिलॉन r, क्योंकि सब कुछ तो कट जाएगा, 1/एप्सिलॉन r ही बचेगा ना, यही बचेगा भाई। अगर ये वाली वैल्यू बचेगी तो फोर्स इन मीडियम क्या हो जाएगी, Fa/एप्सिलॉन r, यही हो जाएगा, क्योंकि एयर में तो मैक्सिमम है, मीडियम में उससे कम आएगी। तो ये वाली वैल्यू हमारे को समझ में आ गई। और अगर मैं इस कन्वर्जन को दूसरी भाषा में लिख दूं और करके, तो एप्सिलॉन r की वैल्यू यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी, क्या है ये, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव का मतलब होता है संबंधित, और परमिटिविटी का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स उस मीडियम में से कितनी इजीली आर पार जा पा रही है। ठीक है, तो अब ई आर की वैल्यू जो है वो हो जाएगी Fa/Fm। क्या हो जाएगी, Fa/Fm, एप्सिलॉन आर की वैल्यू Fa/Fm हो गई। ठीक है, अगर ये वाली वैल्यू Fa/Fm हो गई, अब ये वाली जो कंडीशन है ये किसके लिए बनती है, ये बन जाती है, इसका दूसरा नाम भी है, उसका हम बोलते हैं छोटा के, और नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, DIEELECTRIC कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन आर को हम क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि के भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो वाटर के लिए मैं बात कर रहा था, फॉर वाटर के की वैल्यू 80 होती है। ठीक है, इसका मतलब एप्सिलॉन आर भी 80 हो गया। तो यार पानी में जो भी उसकी वैल्यू आएगी वो हवा में, हवा से वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 गुना कम हो जाएगी, 80 टाइम्स लेस। अब अगर मान लो मैंने पेपर रख दिया, ठीक है, पेपर रख दिया मैंने, फॉर पेपर, मैं पेपर को खासतौर पे यूज करना चाह रहा हूं, और इस बात को याद रखना, ये पेपर वाला कॉन्सेप्ट है ना आगे कैपेसिटर में बड़ा आएगा। तो क्योंकि वहां पर ये डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट बन के आता है कि कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, और डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू डाल दी 3, 4, 5, ऐसी वैल्यू आपको मिलेंगी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ना पेपर की, इसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है डाइलेक्ट्रिक की वो होती है 3.7। कितनी होती है, 3.7। तो यानी कि दो चार्ज के बीच में पेपर रखने से जो फोर्स है वो 3.7 फैक्टर से कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किसके कंपैरेटिव, एयर के कंपैरेटिव, हवा के कंपैरेटिव। ये बात समझ लेना। बात ये सारे इस तरीके के फैक्टर्स है ना, आपको एनईपी के अकॉर्डिंग याद रखने होंगे, ये बात समझ लो। पहले इनके ऊपर कोई सवाल नहीं होते थे, अब सवाल बन सकता है। कैसे, असर्शन रीजन का एक क्वेश्चन बन गया। मान लो क्या बोल दिया, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज मैक्सिमम व्हेन द मीडियम इज एयर, बिकॉज
अब ये तो असर्शन हो गया, अब बिकॉज करके यार उसने रीजन क्या दे दिया, रीजन में वो एक स्टेटमेंट डाल देगा कि whenever a dielectric medium is introduced, the force is decreased between the two charges. अब देखो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और ये उसको एक्सप्लेन भी सही से कर रहा है, ठीक है ना, तो यहां ऑप्शन आ जाएगा ए। लेकिन अब वो अगर इसी बात को घुमा गया तो अब आपको क्या जवाब दोगे, आप क्या करोगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अब अगर आप पेपर में इस तरीके से फोकस करोगे कि कूलम्स लॉ डायरेक्ट आएगा, नहीं आएगा यार, नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं 2025 का पेपर अभी हुआ है, 2026 में आएगा ना भाई, मैं कह रहा हूं 2026 में कूलम्स लॉ कोई नहीं पूछने वाला तुमसे, ठीक है। हाँ, बीच में से क्वेश्चन उठेगा। एनईपी आपसे यही चाह रहा है कि यार डिटेल में पढ़ो, डेप्थ में पढ़ो, एनालिसिस करो, ठीक है। हालांकि जो मैंने आपको बताया है कि यार मेरा जो मेन कॉन्सेप्ट है यहां पर इस चैनल पर आने का, ये चैनल बनाने का, वो यही है कि मैं आप सबके एनईपी के, और जो आपको समझ नहीं आ रहा है कि मामला क्या चल रहा है, उसके ऊपर मैं सारी बात करना चाहता हूं, ठीक है ना। तो मैंने अभी तक आपको कूलम्स लॉ ही पढ़ाया है, इसके अलावा मैंने कोई ज्यादा डिटेल में टॉपिक नहीं किया, सिर्फ एक कूलम्स लॉ करा है। लेकिन कूलम्स लॉ पर मैं मीडियम के अंदर तक चला गया, ठीक है, कि कूलम्स लॉ मीडियम पर डिपेंड कैसे करता है, क्या होगा कैसे नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है भाई। अब देखो ये तो था सारा का सारा सिर्फ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मैथमेटिकल वैल्यू, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मैथमेटिकल वैल्यू। अब हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक पर, और वो है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म को हम लोग देखते हैं कि यार वेक्टर फॉर्म क्या है। देखो वेक्टर फॉर्म जो है वो आपको इसलिए बताता है, इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आपको उस फोर्स का डायरेक्शन पता लग जाए। क्या पता लग जाए आपको? फोर्स का डायरेक्शन पता लग जाए। अब देखो तो भैया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म में है बात। अब वेक्टर फॉर्म में है तो कैसे है, ये मान लीजिए एक Q1 चार्ज है और ये मान लो दूसरा चार्ज है Q2। अब देखो यार, जब भी वेक्टर की बात हो ना, वेक्टर की बात हो, तो मान लेना कि बात डायरेक्शन पर है। पूछो क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो स्केलर के पास भी है। बात समझ में आ गई है या नहीं है? मैग्नीट्यूड तो स्केलर के पास भी है। अगर मैं वेक्टर वर्ड यूज कर रहा हूं, इसका मतलब मैं क्या अलग पे बात कर रहा हूं, मैं डायरेक्शन पे बात कर रहा हूं। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं फोर्स की डायरेक्शन पर बात करूंगा, ठीक है ना। तो वेक्टर फॉर्म का मतलब यह है। अच्छा, डायरेक्शन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? डायरेक्शन निकालने के लिए आपको ये चाहिए कि दोनों चार्ज एक दूसरे के रिस्पेक्ट में है कहां पर, कहां रखे हैं। तो इन जनरल तो आपको पता है कि यार इनके बीच की दूरी है, और अगर मैं इन जनरल फॉर्मूला बनाऊं तो के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, मामला खत्म। भाई इससे क्या पता लग जाएगा, ये जो फोर्स है ये जितने भी न्यूटन की होगी वो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, मतलब मैथमेटिकल नंबर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड बन गया। अब यार हमें चाहिए डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए देखो सबसे पहले तो इनकी पोजीशन हमें पता होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम यहां पर डाल देंगे पोजीशन वेक्टर R12। नहीं यार, ये R12 क्या है? R12 है पोजीशन ऑफ Q1 विद रिस्पेक्ट टू Q2। R12 का मतलब क्या है? पोजीशन ऑफ चार्ज 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। इसी प्रकार से R21 बन जाएगा। R21 पोजीशन किसकी हो गई? दूसरे की। किसके रिस्पेक्ट में? पहले के रिस्पेक्ट में। अब यहां पर इसके ऊपर रिपल्सिव, क्योंकि मैंने दोनों चार्ज पॉजिटिव के लिए रखे हैं, अब इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगी, ठीक है। उस फोर्स का क्या नाम देना पड़ेगा? फोर्स लगी किसके ऊपर? दूसरे के ऊपर। किस वजह से? पहले की वजह से। ये वेक्टर हो गया, ठीक है। अब इसकी फोर्स किधर जाएगी? इधर जाएगी। उसको कैसे नाम देना पड़ेगा? ये हो गया F। पहले के ऊपर फोर्स लगी किसकी वजह से? दूसरे की वजह से। क्योंकि डायरेक्शन दिखा रहे थे तो वेक्टर का साइन लिख दिया। तो ये तो हो गया इसका डायग्राम, जिसको चित्र बोल दिया हमने, ठीक है। अब इसकी बात को समझना आप लोग, बड़े लॉजिकल वे से मैं इसको लेके चल रहा हूं, कोई इसमें ऐसा डिफरेंट कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको परेशान करे या आपको समझ में ना आए। एक बात याद रखना यार, फॉर्मूले को तो हमने इसी को यूज करना है, वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला।
ये फॉर्मूला हमने यूज करना। चलो मैं इस फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं, ये मैंने इसकी पोजीशन डिफाइन कर दी, ठीक है, और ये मैंने इसका जो है दोनों का पोजीशन डिफाइन कर लिया। अब क्या होगा, अब देखो मुझे फोर्स स्पेसिफाई करनी है पहले के ऊपर दूसरे की वजह से। फोर्स पहले के ऊपर दूसरे की वजह से, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, वो क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये बन गया। इनटू में अब इसके साथ में क्या लिखना पड़ेगा, डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी। क्या लिखना पड़ेगा, डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी। डायरेक्शन कौन देगा, यूनिट वेक्टर देगा, यूनिट वेक्टर देगा, ठीक है ना, ये देंगे। लेकिन पहले के ऊपर फोर्स लग रही है, पहले के ऊपर फोर्स लग रही है दूसरे की वजह से। इस बात को कौन निर्धारित करेगा, मेरी बात को समझ रहे हो आप ध्यान से, कि पहले के ऊपर फोर्स लगी, किधर लगी, किधर लगी पहले के ऊपर फोर्स। इसका मतलब ये बात होनी चाहिए ना कि दूसरा चार्ज रखा कहां है, करेक्ट है ना। पहले के ऊपर फोर्स लग रही है दूसरे की वजह से, तो भाई इसका मतलब ये क्लियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि दूसरा चार्ज है कहां। तो दूसरा चार्ज है कहां, ये कौन बताएगा, ये बताएगा यूनिट वेक्टर। कौन से वाला, R21, दूसरे का यूनिट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो ये यूनिट वेक्टर जो है मैं अब साथ में लिख देता हूं ऐसे करके, ये हो गया, ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। इतना आसान है, इसमें कोई लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं है, ठीक है। और अगर मैं इसी बात को अब दूसरे फॉर्म में लेके आऊं, F21, F21 का मतलब क्या होगा, दूसरे के ऊपर फोर्स लग रही है पहले की वजह से। अब इसका मतलब बताओ भाई, कौन सी फोर्स रोल प्ले करेगी, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, तो ये हो ही गया है। लेकिन अब पोजीशन किसकी मायने रखेगी, पहले वाले की, कि पहला चार्ज कहां है। तो पहला चार्ज कहां है वो इससे पता लगेगा। तो भाई ये बन गया हमारे पास F21, ये बन गया हमारे पास F12। तो ये हो गया इसका न्यूटन का वेक्टर फॉर्म। देखो अगर डेरिवेशन आएगी, ठीक है, लेट एंड सपोज, अभी हालांकि मैं ये कह रहा था कि डेरिवेशन नहीं आएगी, चांसेस हैं कम, लेकिन अगर डेरिवेशन आ गई और वो आपसे पूछ लेता है कि स्टेट कूलम्स लॉ एंड एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म, ठीक है, तो आपने ये डायग्राम बना करके और इनको डिफाइन कर देना है कि F12 क्या है, F21 क्या है, और डायरेक्ट ये फॉर्मूले लिखने हैं। यू विल गेट यूर फुल मार्क्स, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये गारंटी की बात, ठीक है। सीबीएसई आपसे यही जानना चाह रहा था, इसके अलावा सीबीएसई का कोई भी लॉजिक नहीं होता है, ठीक है। तो अब हमने जो है बात कर ली है भाई कूलम्स लॉ के ऊपर, और बहुत डिटेल में बात करी है, ठीक है। तो अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बाद में अगला जो टॉपिक आएगा हमारा वो आएगा न्यूमेरिकल पॉइंट्स, ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं न्यूटन लॉ के न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा, ठीक है। और एक बात याद रखना कि एनईपी में कहीं पर भी डायरेक्ट क्वेश्चंस की प्रेजेंस हमेशा कम रहेगी। क्वेश्चन जो है वो ज्यादा आएंगे किसकी फॉर्म में, एमसीक्यू की फॉर्म में, असर्शन रीजनिंग की फॉर्म में, और किसकी फॉर्म में आएंगे, ज्यादा से ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे हाउ, व्हाई, व्हेन, अप्लाई, कंस्ट्रक्ट, इस तरीके का क्वेश्चन होगा। किस तरीके का क्वेश्चन नहीं होगा, डिफाइन, व्हाट, व्हेन, ये क्वेश्चन नहीं होंगे। व्हाट इज कूलम्स लॉ नहीं आएगा, डिफाइन कूलम्स लॉ नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके के जो डायरेक्ट क्वेश्चन थे, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे, वो नहीं होंगे, स्किल बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो इसलिए अगला वीडियो देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करने सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम न्यूटन लॉ के बेसिस के क्वेश्चन करते हैं और कितने तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और उसमें हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी हम लोग कन्वर्ट कर, उसको हम लोग जो है डील करेंगे, और उसी में हम लोग जो है उसी के बेसिस के सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक साथ लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा अगला पार्ट इसी में, ठीक है।